नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। योगी आदित्यनाथ सरकार की दूसरी पारी के आगाज के लिए सज रहे मंच पर नए यूपी के संकल्प का शोकेस भी दिखेगा। योगी टीम सहित शुक्रवार की शाम 4 बजे एकाना स्टेडियम में शपथ लेंगे और मंच के बैकड्रॉप में लगी एलईडी पर शपथ की तस्वीर इन लाइनों के साथ उभरेगी। शपथ राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की। शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से मेहमान बुलाए जा रहे हैं और इस दौरान यूपी के विकास की संभावनाओं को दिखाने के लिए मेहमान की पंक्तियों में प्रदेश के बड़े निवेशक भी मौजूद होंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रही स्विस कंपनी के अधिकारियों से लेकर लुलु ग्रुप के प्रतिनिधियों और अन्य बड़े निवेशकों को भी बुलावा भेजा गया है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है, ये किसी से नहीं छिपा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का मंत्रिमंडल कैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी के दोबारा सत्ता में आते ही ये अटकलें जोर पकड़े हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ के नए मंत्रिमंडल में कौन कौन जगह पाएगा। चुनाव जीतने वालों में तमाम विधायक बड़े कद के हैं जो पहले भी मंत्री रहे हैं। उनमें से अधिकांश की दूसरी पारी पर संदेह कम ही है और चर्चा यह भी है कि करीब 4 दर्जन मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। शपथ 2.0 यानी कि योगी सरकार की दूसरी पारी किस तरह की होगी, किस व्यक्ति को कौन सी जगह मिलने वाली है, किस शख्स की महत्वता, तमाम सवाल इसको लेकर चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जुड़ेंगे और सपा नेता पिंटू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला मैं रुख करूंगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी का। पीयूष जी, जिस तरह से हम 2.0 शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो दावे वादे किए और जो काम छूट गया था वो पूरा किया जाएगा इस कार्यकाल के शुरू होते ही। लेकिन अभी शपथ ग्रहण समारोह होना है और संभावित टीम के नाम भी सामने आ चुके हैं कि कौन कौन मंत्री शपथ ले सकते हैं, किस किस को क्या जगह मिल सकती है। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं शपथ 2.0 को? देखिए, ये चूंकि दोबारा चुन के भारतीय जनता पार्टी आई है, ये पहली बार ये बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि जो पार्टी जो है उसने रिपीट किया है अपने को, और ख़ासकर जो दोबारा मुख्यमंत्री रहे हैं वो दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये भी एक जो है काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है। तो निश्चित रूप से एक सेलिब्रेशन का समय बनता है और उसी को जो है भारतीय जनता पार्टी अपने अचीवमेंट को दिखाने के लिए केस करने जा रही है और एक भव्य आयोजन। हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेगा शोज़ में विश्वास करती है। कोई भी इवेंट हो, चाहे रोड शो हो, आपका देखिए मोदी से लेके कोई दूसरा भी नेता जो है, तो वो हर इवेंट जो है वो छोटा चुनाव का भी परिणाम हो, चाहे छोटे राज्य के चुनाव का परिणाम हो, उसको इतना बड़ा दिखाया जाता है। तो वो जानती है भारतीय जनता पार्टी के एक आप मनोवैज्ञानिक प्रभाव, एक मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी होती है वो भारतीय जनता पार्टी जानती है। अब यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टर्स को ला के भी वो शोकेस करना चाहते हैं कि कितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी जाने, और जबकि हालांकि उतना इन्वेस्टमेंट आया नहीं। आपको याद होगा पिछले साल भी उत्तर प्रदेश सरकार में जो है कि बिजनेस समिट किया गया था वहाँ पे, और जितना कहा गया था कि जो है उसमें इतने सारे जो है कि इतने करोड़ों रुपए के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे साइन हुए थे, लेकिन उस हिसाब से उतना इन्वेस्टमेंट आया नहीं उत्तर प्रदेश में, जो है उतनी नौकरियाँ बनी नहीं जितना वादा किया गया था। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शोकेस करती है अपने भावी कार्यक्रमों को, या जो अपने उन्होंने आधे अधूरे काम किए उसको भी वो बहुत अच्छी तरह से पैकेजिंग करती है और उसी की तैयारी चल रही है कि भव्य स्तर पे जो है देखिए बेनिफिशियरीज को मंगाना भी मुझे लगता है कि ये एक वही ये दिखावा वाली चीज़ है, क्योंकि बेनिफिशियरीज पे आप मतलब बेनिफिशियरीज का राइट बनता है वो अनाज पाना आप या मकान पाना। ये जो गरीबी में जी रहे हैं ये सरकार का उत्तरदायित्व होता है। सरकार ये वादे करके आती है कि हम जनता को हर व्यक्ति को मकान देंगे, उसको छत देंगे, उसको जो है रोटी रोजी का अवसर देंगे और उसको तमाम सुविधाएं देंगे। ये सरकारें, हर सरकार किसी भी पार्टी की आती है तो ये अपने घोषणा पत्र में वादा करती है और ये कर्तव्य भी होता है सरकार का। ब्रेड एंड बटर जो है मुहैया कराना, घर मुहैया कराना, ये जो है कि सरकार का उत्तरदायित्व होता है। तो एक उत्तरदायित्व को आप एक पूरा बेनिफिशियरी सेगमेंट की उसको इस तरह से पेश करते हैं कि आपने उनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया, आपने नहीं पहुंचाया, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। तो वो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को एक बड़ा बना के दिखाती है
और जो सरकार के उत्तरदायित्व को भी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके किया है, और कोई पार्टी इस तरह काम नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है और वही वो दिखाती है, और इसके प्रभाव में निश्चित रूप से आज का जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, आजकल टीवी का ज़माना है, तमाम चैनल्स हैं, हर तरफ आप इस तरह का जब देखते हैं भव्य आयोजन, तो निश्चित रूप से जो है जनता के दिमाग में भी एक जो है कि एक छवि बनती है, और वो छवि बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें सफल भी होती है, और उसका परिणाम भी होता है कि उसको अच्छे खासे वोट मिल जाते हैं। भले ही महंगाई से त्रस्त है जनता, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, फिर देखिए लगातार बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के दाम, लेकिन जनता ने भरपूर जो है कहीं कोताही नहीं करी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में। तो ये शैली है, भारतीय जनता पार्टी चिरपरिचित शैली है, जिसका फायदा उसे मिलता रहा है और मिलता रहेगा। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। पिंटू यादव सपा नेता हैं, इनके पास चल लेते हैं। पिंटू जी, क्या लग रहा है 2.0 शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर बेहद खास होने वाली है। मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रही है बीजेपी, और देश के वो राज्य जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां से वो मुख्यमंत्री के चेहरे भी वहां मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे, गृह मंत्री भी मौजूद होंगे, और विपक्षी दलों को भी इन्विटेशन भेजा गया है। क्या कुछ कहिएगा? अच्छा काम करे, जनहित का काम करे। ये जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है जनता का, इस पे घोर आपत्ति है समाजवादी पार्टी को। और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो समाजवादी पार्टी इस तरह के कृत्यों को जो है बढ़ावा देती थी। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह है, सादा भी किया जा सकता था, इसको इतना मेगा इवेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी। कोरोना काल से जनता जूझ रही थी, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई चरम पर जा रही है, रोज पेट्रोल डीजल और गैसों के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये आयोजन तो होते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, लौटूंगी। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमाकांत मिश्र जी। रमाकांत जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी की बात भी आपने सुनी, पिंटू यादव जी की भी बात सुनी, लेकिन फिलहाल ये सवाल उठ रहा है लगातार कि मेगा इवेंट की क्या जरूरत थी आखिर, क्योंकि जनता जो है महंगाई से त्रस्त है। लेकिन फिलहाल 2.0 जब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ऐसे में 2.0 को लेकर जो तस्वीरें बेहद खास आने वाली है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन विपक्ष अब लगातार हावी होगा इस मेगा इवेंट को लेकर। पत्रकार, और निश्चित तौर पर हमने उनकी बातें बिल्कुल बड़ी ध्यान से सुनी है, उनका अपना विश्लेषण है। निश्चित तौर पर पिंटू जी भी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जहां तक प्रश्न है, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो भी 37 साल के बाद पुनरावृत्ति हुई है उस चीज की। और दूसरी बात ये है, जो कि जो लोग मेगा इवेंट या किसी भी तरह की अगर बात के ऊपर में उंगली उठा रहे हैं, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो कि जनता का ये स्पष्ट संदेश सब कुछ दिखाता है, जो कि जनता के हर एक मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने छुआ है, उनके साथ अपने आप को जोड़ा है उन्होंने। आप कानून व्यवस्था से लेकर के, अगर मान लीजिए लाभार्थी योजना जो भी केंद्र सरकार द्वारा है या राज्य सरकार द्वारा है, अगर वो लाभान्वित नहीं होते और भाजपा के ऊपर में विश्वास नहीं होता उनको, तो ये स्पष्ट जनादेश नहीं मिलता। तो ये सारे जवाब जनता ने बिल्कुल दे चुके हैं। और बिल्कुल अब जहां पर बात है, अभी आज कल शपथ ग्रहण की बात है, निश्चित तौर पर वहां पर सारे होंगे, और मंत्रिमंडल का भी गठन के ऊपर में बहुत सारी हम लोग देख रहे हैं, जो कि एक आशा के साथ पूरी प्रदेश की जनता, हम सब भी देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर मंत्रिमंडल के अंदर में उत्तर प्रदेश की जो एक झलक है, 24 करोड़ जनता की जो झलक है, वो मंत्रिमंडल में भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें खास करके से जो युवा हैं, उनको बेहतर मौका मिलने की संभावना है, माता और बहनों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, उनकी भी संभावना है। जो शिक्षित हैं, उनकी भी संभावना है, जो कि जनता के मुद्दे को वो छुए हो, जनता के मुद्दे को बिल्कुल जोर शोर से उठाए। विधानसभा के अंदर में अगर जनता ने उनके ऊपर में विश्वास दिखाया है, तो निश्चित तौर पर उनकी समस्याएं, उनकी जो है, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, निश्चित तौर पर उस विषय को वहां पर विधानसभा के अंदर में आना चाहिए और जनता के समस्याओं को बिल्कुल दूर करना चाहिए। और यही विश्वास दिखा करके इन्होंने स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास दिखा करके उन्होंने दिया है।
मैं उस बिल्कुल जनादेश का बिल्कुल सम्मान करते हुए और कल के शपथ ग्रहण की बिल्कुल मैं इंतजार कर रहा हूं उस चीज का, जो कि पूरे मंत्रिमंडल और जो योगी जी हैं उनके नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार बने और वहां पर बिल्कुल देश का और प्रदेश का विकास हो। चलिए लौट रही हूँ आपके पास। पिंटू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए कोमल जी, जो रमाकांत जी ने कहा कि जनमत है, मैं अग्रिम बधाई पुनः दूंगा सरकार की, लेकिन एक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनमत की बात ना ही करे तो अच्छा है। कल और परसों जो एमएलसी का पर्चा भरने में जो कांड हुए, जो मारपीट किए गए इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, पुलिस प्रशासन वाला जो आतताई जो बुलडोजर खड़े करके एसडीएम और डीएम जो ये कर रहे हैं, इससे कोई जनमत पे इनका विश्वास है नहीं है, जबरदस्ती करने वाले लोग हैं। ये जनमत की बात करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। जनमत की अगर बात करते हैं तो पूरी तरह से बेईमानी है। जो जनता जिन्होंने 36% समाजवादी पार्टी को वोट किया है, और जो इन्होंने कहा 1000, 2000, 4000 के बीच में इन्होंने डीएम और कप्तान के भरोसे सीटें जीती हैं। ठीक है, हमें इनको सदन मुबारक हो, हमें सड़क मुबारक हो। हम जो है सड़क पे संघर्ष करेंगे, सदन पे आवाज उठाएंगे, जो जनता के जनहित के मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। जो ये इन्होंने कल परसों तक जो खेल रचा है और आज लगातार दिख रहा है, हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हर जगह ये खबरें आ रही हैं कि पूरी तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं प्रशासन के दम पर। चुनाव आयोग पूरी तरह से बौना बना हुआ बैठा है, उसकी कोई मतलब नहीं रह गया चुनाव आयोग का। इससे बढ़िया चुनाव ही न कराया करें, जबरदस्ती सर्टिफिकेट ले लिया करें। जनता लोकतंत्र की खाली दुहाई देने वाले लोग इस तरह का अगर माहौल उड़ाते हैं तो वो हास्यास्पद लगता है। और जनता के टैक्स से अगर कोई चीज हो रही है तो उसको जो है पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से कराया जाना चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपना आपत्ति दर्ज करा चुकी है चुनाव आयोग के पास, लेकिन चुनाव आयुक्त तो पूरी तरह से एकदम निरंकुश हो गए हैं। उनको कोई भय नहीं है, कोई लोकतंत्र का कोई डर नहीं है, संविधान की कोई मर्यादा भूल गए हैं। जितने भी अधिकारी हैं सब मर्यादा भूल चुके हैं। बुलडोजर ले जाके खड़े कर देते हैं, कहते हैं पर्चा वापस नहीं लोगे तो बुलडोजर चला देंगे। लग रहा है आपको पिंटू जी, यदि किसी दल की जीत होती है तो किसी इवेंट को अगर ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है, जिस तरह से भी अपनी खुशी जाहिर करें। और ये भी देखा गया कि जनता में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। फिर आपको चुनाव आयोग का दोष कहाँ नजर आ रहा है और क्यों नजर आ रहा है? बैठा रहता है, हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता है चुनाव आयोग आयुक्त से महोदय निवेदन करता है, उसके बाद जबरदस्ती जिता दी जाती है, निर्विरोध करा दिया जाता है। ये माहौल नहीं और क्या है। जब आप आदमी पर्चा न भरे तब तो समझ में आता है चलिए निर्विरोध हो गया। रमाकांत जी, आपके कितने प्रत्याशी ने मार खाई है इन चुनावों में? कोमल जी बोलिए, बात अपनी पूरी करने दीजिए। बोलिए। देखिए जो 6 सीटें इन्होंने निर्विरोध कराई है उसमें एक भी ऐसा नहीं था जिन्होंने पर्चा न भरा हो। जबरदस्ती का पर्चा वापस कराया गया है, प्रशासन के दम पर गुंडाई करके पर्चा वापस कराया गया, पर्चा भरने नहीं दिया गया। पूरी तरह से निरंकुश हो गए अधिकारी कर्मचारी, पूरे निरंकुश हुए हैं। ये एकदम जितने भी हैं मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जो प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है प्रत्याशियों को, ये कोई अच्छा लोकतंत्र की निशानी नहीं है। ये लोकतंत्र जो होता है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट देने वाले, जिनको वोट देने का अधिकार है, उनको खुलेआम छोड़ दिया जाए। कोई भी बार्गेनिंग न हो, कोई हरासमेंट न हो, आराम से स्वेच्छा से जिसको जो चाह रहा हो उसको चुने। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगी और इसका जवाब रमाकांत जी से जरूर लूंगी, लेकिन संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका संजीव जी जनतंत्र टीवी पर। संजीव जी, रमाकांत जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, पिंटू यादव जी सपा नेता हैं, और यही कहा जा रहा है पिंटू जी की तरफ से कि चुनाव प्रचार ठीक से नहीं करने दिया गया, चुनाव आयोग की भी कई सारी गलतियां, और ये जो मेगा इवेंट की अगर हम बात करें, शपथ ग्रहण समारोह 2.0 की हम बात करें तो इसको लेकर भी कई सारी शिकायतें हैं। फिलहाल आपका समीकरण क्या कुछ कहता है? कि अब लकीर पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। नतीजे जो सामने है वो दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पे ये बात अब मान लेनी होगी विपक्षी पार्टियों को कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुमत दे दिया है। बहुमत दिया है, निश्चित तौर पे एक मजबूत बहुमत दिया है।
तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने अब 2022 में उसमें किला फतेह की है और 2024 भी सामने है, तो उसको ध्यान में रखकर के वो अपनी रणनीति तैयार कर रही है। जिस तरह से भव्यता के साथ वो अपना शपथ ग्रहण समारोह का तैयारी कर रही है, या बाकी लोगों को भी जिस तरह से बुलाया जा रहा है, निश्चित तौर पे उनका एक मैसेज भी है कि 24 में भी हम मजबूती के साथ वापस आ रहे हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और उस चुनाव में भले हार उनको मिली हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस योद्धा जैसे उन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल किया है और भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत पार्टी के सामने अपने आप को रखा है, उनकी भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। उन्होंने ये बात दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भी हार सकती है। रणनीति के साथ यदि चुनाव लड़ी जाए तो उनको भी शिकस्त दिया जा सकता है। बहुत सारी कमियां रही अखिलेश यादव में, यही कारण है कि अखिलेश यादव अब जानबूझ के उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब विधानसभा में प्रतिनिधि के तौर पर मैं रहूंगा विपक्ष के, मैं अब लोकसभा से वो अपना त्यागता हूं और अपना ठिकाना मैं लखनऊ ही में बनाना चाहता हूं, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना कदम नहीं बढ़ाया। निश्चित तौर पर मजबूत लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। उन्होंने कई जगहों पे जो उनके माइनस पॉइंट थे, वो खुद जानते हैं कि कौन कौन सी कमियां रह गई, इस कमियों को वो मजबूत करके, यह बात बिल्कुल सही है कि ये 22 के बाद रास्ते भारतीय जनता पार्टी के लिए है वो आसान रास्ते नहीं दिखाई देंगे। एक लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका रहेगी। भारतीय जनता पार्टी मनमानी नहीं कर पाएगी। कई कमियां रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन मैं समझता हूं कि चुनाव से पहले की कमियों को आज यदि हम उसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे या उसकी चर्चा करेंगे तो हमें कुछ दिखाई देने वाला या मिलने वाला नहीं है। विपक्ष को भी अभी के वक्त में लोगों ने जो जन्म दिया है, सम्मान दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए उनको राजनीति करनी चाहिए। और ठीक है, क्योंकि 5 साल का वक्त है, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी 500 बार गलतियां करेंगी। गलतियों को पकड़िए, आप उनको घेरिए, उनको सही रास्ते पे लाइए और मजबूती के साथ राजनीति कीजिए। ये अब ध्येय होना चाहिए, क्योंकि लोगों का दिल आपको जीतना है, विश्वास जीतना है, तो अब लोगों के बीच में रह करके आपको काम करने की जरूरत है और लोगों का भरोसा जीतने की बिल्कुल जरूरत है। चलिए पीयूष जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम सपा और बीजेपी को लेकर बात कर रहे हैं, सपा नेता का कहना है कि हम सड़क पर सही, वो सदन में सही, लेकिन अगली बार देखा जाएगा। कई सारी उन्होंने अपने तथ्य रखे हैं, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप? देखिए, अब चूंकि जो पार्टी हार गई है, तो एक कोई थोड़ी सी खलिश रहती है उसके मन में, और वो फिर जो है तमाम कारण ढूंढने लगती है। लेकिन ये भी सच है, हमने देखा था जब ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा था कुछ महीने पहले, तब भी हमने देखा था बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जहां जो है कि विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को जो है वो उनके नामांकन में अड़ंगा डाला गया था और हिंसा तक भी हुई थी, मारपीट तक भी हुई थी, और उसमें आरोप लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, ये जिस तरह की राजनीति अब हो गई है कि अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, किसी भी तरीके से चुनाव जीत लेने के लिए, तो हर कोई हथकंडे, हर तरह के अपनानी पार्टियां शुरू कर दी है, जो कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। अगर आप हिंसा का इस्तेमाल करेंगे तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन वहीं ये बात है, जैसे कि अभी संजीव भी कह रहे थे, कि अब विपक्षी दलों को, क्योंकि विपक्षी, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जो ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी जीत मिल गई है और कहा जा रहा है कि बम्पर जीत मिली, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी सीटें कम हुई हैं और समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस का जो की सीटें काफ़ी बढ़ी हैं। कम से कम जो है 80 सीटें इनकी बढ़ी हैं, ये कम बात नहीं होती। तो जनता इनके साथ भी है। जनता ये चाहती है कि आप सड़क पे उतरो, आप जो है सरकार की जो गलत पॉलिसीज हैं, जो जनता के विरोध की नीतियां हैं, उनका साथ दो, आप सड़क पे उतरो, जनता के साथ खड़े हो। क्योंकि ये उतना सड़क पे नहीं उतरे समाजवादी पार्टी, वो सिर्फ जो है चुनाव से 6 से 7 8 महीने पहले तक जो है वो सक्रिय हुए, उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। वरना जो जनता का एक मूड था, कहीं न कहीं बदलाव का मूड दिख रहा था, क्योंकि जनता जो है कि वो महंगाई से परेशान थी। जनता जो है कि जिस तरह से पेंडेमिक में जो उसने झेला, पूरा का पूरा स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, उसको लेके परेशान थी। तो जनता में आंदोलन किसान का था, वो एक बहुत अपने उबाल पे था। ये तमाम फैक्टर्स थे, लेकिन वो इसीलिए काम नहीं किए कि विपक्षी दल जो है लोगों के साथ शुरू से नहीं आए, 4 साल 5 साल नहीं आए, वो लास्ट में चुनाव के पहले आए। फिर भी जनता ने जो है कि इतनी सीटें देके विपक्षी दल को एक मजबूत बनाने की कोशिश करी है। और अब ये विपक्षी दलों की ये कर्तव्य बनता है कि वो जो है कि अपनी लड़ाई और तेज करें और सड़क में करें,
जनता के मुद्दों को और तेजी के साथ उठाएं और निरंतर 24 घंटे, जैसे भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे जो है वो चुनाव के बारे में सोचती है, वो 365 दिन वो चुनाव के बारे में सोचती है। वो उसी तरह विपक्षी दलों के लिए भी अब जरूरी हो गया है, अगर भारतीय जनता पार्टी को मात देनी है, कि वो 365 दिन पूरी राजनीति सोचें, स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरह जनता के मुद्दों को लगातार उठाएं, उसको सड़कों पे ले जाएं, आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, उस पर सेमिनार करें, लोगों से कांटेक्ट करें, गांव-गांव में सभाएं करें, और इस तरह से तभी आप जो है काउंटर कर पाएंगे। वरना जो है भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है, संगठन के स्तर पे, वित्तीय स्तर पे, मैन पावर के स्तर पे, हर तरीके से जो है मीडिया का पूरा कंट्रोल है भारतीय जनता पार्टी का, सारे रिसोर्सेज उसके पास हैं, तो उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसलिए जो है समाजवादी पार्टी को सिर्फ दोष देना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उससे काम नहीं चलेगा। खुद पर भी काम करना जरूरी है। आपको अपने को मजबूत होना और जनता के बीच जाना होगा, खुद को उजागर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इलेक्शंस के जिस तरह से आपने कहा 6-7 महीने पहले आना कोई फायदेमंद नहीं है और जिसका नतीजा भी भुगता है। चलिए रमाकांत जी आपके पास आऊंगी। सड़क से लेकर सदन तक का सफर, पिंटू यादव जी ने जिस तरह से कहा हम सड़क से ही सही और वो सदन में ही सही, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं महंगाई को लेकर, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर को लेकर, ये मुद्दा वाकई में विपक्ष पास हमेशा रहने वाला है, शायद क्योंकि मुद्दा कभी शांत ही नहीं होता है। फिलहाल जो शपथ ग्रहण समारोह है, दूसरी बार योगी सरकार बनने जा रही है, इतिहास रचा है फिलहाल बीजेपी ने, इसको लेकर अगर हम बात करें, किस तरह की रणनीति, जनता की जो मुश्किलें कैसे हल की जाएंगी? देखिए कोमल जी, यहाँ पर एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक मिशन के तहत काम करती है। अगर आपने देखा होगा कि कोरोना पैंडेमिक के समय में हम लोगों ने जिस तरह से सेवा ही संगठन का एक हम लोगों ने चलाया था और बहुत सक्सेस भी हुआ, बहुत सफलता भी प्राप्त हुई। हमने जन जन तक वहां पर पहुंचे जहां पर बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं थे, जहां पर खाने पीने की इतनी दिक्कतें थी, लेकिन सेवा ही संगठन के माध्यम से हम लोगों ने वहां तक भी पहुंचे। और जरूर है जनता को कहीं न कहीं विश्वास ये जरूर है, जो इतनी बड़ी चुनौतियां होने के बावजूद महामारी के समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने संगठन के लिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए, अपने देश की जनता के लिए, हर एक घर के पास, हर एक द्वारा, और वहां पर उन्हें दिया गया। देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि एक लोकतंत्र की खूबसूरती एक जरूर है, क्योंकि विपक्ष अपने आप को अपने जो एक आमने सामने माहौल बनाने की जो कोशिश करती है, मैं इसको गलत इसलिए नहीं समझता हूँ क्योंकि हर एक भारतीय को संवैधानिक अधिकार है अपने तरीके से चुनाव लड़ने का, अपनी तरफ से अपनी पार्टी का अपना स्टैंड रखने का। मैं उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन संजीव जी भी अभी कह रहे थे, बहुत अच्छा चीज उन्होंने कहा, अच्छा विश्लेषण किया, जी ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया। इसके तौर पर अपने अपने विश्लेषण है, अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार उन्होंने विश्लेषण किया, लेकिन एक चीज जरूर है क्योंकि जनता ने अपना विश्वास दिखाया और जनता कहीं न कहीं अपना भारतीय जनता पार्टी के अंदर में देखती है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन इतनी मजबूत है, क्योंकि ये छोटे मोटे अगर विपक्षी अगर हमें माहौल बनाने की कोशिश भी करेंगे और हमें उस चुनौतियों को ऐसे लेते हैं जैसे हम लोग सर पर एक छोटा सा टोकरा जो कहते हैं, जो कि फलों का टोकरा, उसको लेकर के चलते हैं। जो चुनौतियां हमें क्या करती है, संगठन को भी खाती है, कार्यकर्ताओं को भी खाती है। इसलिए हम चुनौतियों से कभी घबराने वाले नहीं हैं। योगी जी के नेतृत्व में ये जो दूसरा कार्यकाल रहेगा, ये देश की जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, हर एक चाहे कनेक्टिविटी को लेकर के ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के देख लें या कानून व्यवस्था को लेकर के देख लें, हर एक जगह पर हम काम हासिल करेंगे और अच्छा संदेश देने की कोशिश करेंगे। जनता के अंदर में विश्वास जताएंगे, क्योंकि भाजपा सरकार निश्चित तौर पर आपके साथ खड़ी है और आपने जिस तरह से हमारे ऊपर में भरोसा जताया अपने बातों के द्वारा, हम उनकी आपकी अपेक्षाओं के ऊपर में बहुत खड़े उतरेंगे और हमारी जिम्मेदारियां इससे और बढ़ गई है, न कि कम हो। चलिए अब बने रहिए। संजीव जी आपके पास आऊंगी। आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता का कहना और पिंटू जी का कहना, क्या कुछ कह रहे हैं ये, लेकिन जो मुद्दा है महंगाई को लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है। अगर बात करें हम इस मुद्दे को लेकर, और ये जो शपथ ग्रहण में संभावित टीम के जो नाम सामने है, इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो है केशव प्रसाद मौर्य के नाम को लेकर, क्योंकि एक तो चुनाव हारे, लेकिन दूसरी ओर यही कयास लगाए जा रहे हैं डिप्टी सीएम का पद उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी इस बार जो कदम उठा रही बहुत ही सोच समझ कर। क्या लगता है आपको?
मैंने कहा कि इनके मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण बात ये होगी कि इसमें 2024 की भी आपको आहट दिखाई देगी, छाप दिखाई देगी। हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, उसमें दलितों को भी साधने की कोशिश की जाएगी, युवा भी उसमें नेतृत्व करेगा, उसमें महिलाएं भी नेतृत्व करेंगी। तो ये अपने अपने पार्टी की स्थिति है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के ये हाथ में है कि वो किस तरह से अपनी रणनीति बनाते हैं और किसको किसको जगह देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टियों के मन में यदि क्षोभ है और वो बार बार ये बात कहते हैं कि नहीं कुछ हमारे साथ गड़बड़ हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ किया या सरकार की तरफ से कुछ गड़बड़ की गई, उसके पीछे भी कारण है। हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को भी दौड़ाते हुए लोगों को देखा था हमने फिल्म में, जहां वो जाते थे प्रचार करने, लोगों का व्यवहार उनके प्रति या नाराजगी उनके प्रति, महंगाई अपने जगह पर, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रही थी। जिस सुशासन के नाम को इतना बढ़ा चढ़ा के कहा गया, बहुत सारे लोग इस चीज से भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं पहले से सुधरी है, लेकिन जिस तरह की जो फिजा बना दी गई वो नहीं दिखाई दिया। धार्मिक ध्रुवीकरण भी हमने देखा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बुलडोजर का नाम दे दिया गया, बुलडोजर बाबा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी रणनीति ये होती है कि उसके सामने यदि आप सोच समझ के कोई बात नहीं निकालते हैं तो वो आपके लिए उल्टे लेने के देने पड़ जाते हैं। हमने देखा है कि चौकीदार ही चोर है का जब नारा जब लगा तो मैं ही चौकीदार हूँ, नारा इतना मजबूत हो गया कि वो भी उल्टा पड़ गया। ठीक उसे वैसे ही बुलडोजर बाबा की बात हुई और बुलडोजर का नारा भी उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो ध्रुवीकरण की बात लगातार हो रही है, जो लोगों के स्थिति की बात हो रही है कि सारे लोग खुश नहीं थे, नाराजगी भी थी लोगों में। तो वो नाराजगी आखिर जब थी तो वो परिणत वोटों में कैसे नहीं हुई? कैसे ऐसे? हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के एक नेत्री ने खुलेआम आरोप लगाया कि मेरे परिवार में कितने लोग हैं और कितने वोट आए हमारे ईवीएम से। तो ये तमाम तरह की बातें जो है शक पैदा करती हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं समझता हूं कि विपक्षी पार्टियों को इस तरह की बातें अब करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको पहले से यदि शक था तो इलेक्शन के पहले आप ये बातें करते कि नहीं, जब तक ईवीएम रहेगा हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। लेकिन जब उसके बाद में सामने वाले पार्टी के पक्ष में परिणाम आता है तो उसके बाद में आपके पास कहने को कुछ रह नहीं जाता है, सिवाय इसके कि आने वाले दिनों की रणनीति तैयार करें, आप सरकार को घेरने का प्रयास करें। सरकार, फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि अखिलेश यादव ने या विपक्षी पार्टियों के खास करके खेमे की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव को लड़ा है अकेले, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमला लगा हुआ था, उनके पूरे शासन प्रशासन के साथ साथ जो टॉप ग्रेड के लोग थे सारे लोग लगे हुए थे, और दूसरी तरफ केवल और केवल अखिलेश यादव थे। मैं ये बात कह सकता हूं कि पूरी तरह से परिवार के लोग भी उनके साथ नहीं थे इस बार भी, भले उन्होंने इकट्ठा किया था। और उनकी रणनीति जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें भी कमियां थी उनकी। वो एक मशीन वाले बस से आते थे, ऊपर आते थे, लोगों को भाषण देते थे और फिर चले जाते थे। जबकि हमने देखा कि गृह मंत्री को पर्चा बांटते हुए हमने देखा लोगों के बीच में जा जाकर। तो ये तमाम तरह की कुछ कमियां जो रह गई है, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप 5 साल का कोर्स यदि 1 साल में पूरा करने का प्रयास करेंगे, 6 महीने में पूरा करने का प्रयास करेंगे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। लेकिन जो रिजल्ट दिखाई दिया वो इस बात की उम्मीद जगाता है कि यदि मजबूती के साथ और रणनीति बेहतर बना करके यदि वो लड़ते तो शायद आज कुछ और होते और शायद वो आज तैयारी कर रहे हैं। ठीक, लौटूंगी संजीव जी, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। सपा नेता पिंटू यादव जी के पास जाना चाहूंगी। पिंटू जी, आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दोनों को ही सुना, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत जी को भी सुना, लेकिन जहां कमी है वहां मानना चाहिए कमी वाकई में रही है। आपकी तरफ से, सपा की तरफ से यह कहा गया कि बीजेपी ने डर की वजह से अपने कद्दावर नेताओं को, अपने बड़े बड़े नेताओं को इस चुनाव में उतारा है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया हो या गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया गया हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम लिया गया हो। यह कहा गया ये इनकी कमजोरी है, लेकिन आज के वक्त में वही बड़ी ताकत है। क्यों, आखिर क्या कमी लगी आपको, क्यों कमजोरी कहा गया? पिंटू जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद पिंटू जी से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम चल लेते हैं एक बार फिर से रमाकांत जी के पास। रमाकांत जी, जिस चीज को कमजोरी बताया वही ताकत बनकर सामने आया, लेकिन आज हम मंत्रिमंडल को लेकर बात कर ले, जो संभावित टीम है उसको लेकर हम बात कर ले, जो नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चाहे उत्तराखंड की बात कर ले, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, डिसीजन इस बार वो लिए गए हैं जो शायद इतिहास में लिखे जाएंगे। और वाकई में एक हारे हुए नेता को मौका देना ये काबिले तारीफ तो है ही, और साथ ही इस तरीके का भरोसा जताना। क्या कुछ तैयारी लग रही है मंत्रिमंडल के नामों को लेकर? देखिए कोमल जी, यहाँ पर ये चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर के इवेंट की मैं कह रहा हूँ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम पर जिस तरह से एक
संशय की स्थिति वो भी हम लोगों ने देखा है, जो कि किस तरह से उस चीज को बिल्कुल सही कर दिया गया। वही मुख्यमंत्री फिर दोहराए गए, उन्हीं के ऊपर में विश्वास दिखाया गया। निश्चित तौर पर होना भी चाहिए था, क्योंकि उन्होंने संगठन के लिए जो काम किया था उसका बिल्कुल जो है सो उन्होंने दिखाया था, जो कि किस तरह से भाजपा का परचम उन लोगों ने लहराया था। संगठन मतलब निम्न स्तर से लेकर के अगर ऊपर इस स्तर तक देख लेते हैं, उन संवेदनशीलता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। लेकिन जहां तक मिलेगी जिसमें युवा ज्यादा से ज्यादा हो और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, ये आशा और अपेक्षा हम सब रखते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी। जहां तक बात है मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। हालांकि ज्यादा समय नहीं है, कल हमारा शपथ ग्रहण समारोह है, निश्चित तौर पर ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कौन मंत्रिमंडल में रहेगा। लेकिन रमाकांत जी, विपक्ष का एक सवाल जो मैं यहाँ उठाना चाहूंगी, विपक्ष का एक सवाल जो मैं यहाँ उठाना चाहूंगी जो है महंगाई को लेकर। एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल, एक आम आदमी और एक गरीब तबके का इंसान बहुत मुश्किल से पैसा जोड़ता है और फिर जाके वो सोचता है कि उसकी माँ या बहन गैस सिलेंडर यूज़ करे, ना कि वो चूल्हा फूके, ताकि उसको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। लेकिन अगर प्राइसेस इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो वो सुख भी शायद वो अपनी माँ या बहन को नहीं दे सकता। तौर पर महंगाई एक ऐसा विषय है जो हमेशा से विपक्ष ने भी उठाया है। देखिए, हम सब जनता, आप हो, हम हो, पीयूष जी हो, संजीव जी हो, पिंटू जी हो, किसी के ऊपर में अगर एक पैसा भी अगर बढ़ जाता है तो हमारे जेब के ऊपर में वो अधिभार हो जाता है, वो हमारे ऊपर में एक भार जैसा हो जाता है। लेकिन जब चुनाव से पहले जब ये कहा जा रहा था, जो कि जिस तरह से अपेक्षा थी या जिस तरह का संशय की स्थिति थी, जिस तरह से एक माहौल था, जो कि ये 12 से 14 या 15 रुपए बढ़ने की संभावना है, ये बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर हमने देखा है विपक्षी पार्टियों को बोलते हुए। मीडिया में भी इस तरह की बातें बहुत चल रही थी, लेकिन आपने देखा जो कि केवल 80 पैसे का बढ़ोतरी हुआ। और जब हम देखते हैं, क्योंकि हर एक चीज आप अगर वैश्विक स्तर पर अगर अभी देख लें, तेल की कीमत क्या है हम सब जानते हैं, और एक वैश्विक परिदृश्य ऐसा बन गया है, परिस्थिति ऐसा बन गया है, जहां पर कच्चे तेल की बात जब हम करते हैं तो कच्चे तेल जो हम जहां से पहले मंगाते थे, पहले ईरान से मंगाते थे, फिर अमेरिका से मंगाने लगे, फिर आप देख रहे हैं जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। मैं इस चीज को जरूर मान रहा हूँ, जो कि हमारी जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हम एक चीज जरूर कहेंगे, हम इनको भी नहीं भूलना चाहिए, इस विषय को भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकार भी हमारी ही है, और सरकार अगर आप देख रहे हैं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। आप अगर जब एक भारत को, देश को एक वैश्विक स्तर पर अपने आप को एक चैलेंजिंग जोन में रखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है। महंगाई के ऊपर में भी काबू रहे, इसलिए सरकार ने सारा कुछ ध्यान में रखते हुए एक नाम मात्र का उन्होंने बढ़ोतरी किया है। और उस चीज से मुझे लग रहा है जनता भी जो एक संशय की स्थिति थी वो उससे जरूर संतुष्ट होगी, जो कि एक 12, 14, 15 रुपए की जहां तक बात थी वो बढ़ने की संभावना न होकर के 80 पैसे की इसमें बढ़ोतरी हुई, और रसोई गैस में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस चीज के लिए मुझे ये है बिल्कुल संज्ञान में है लोगों के, और सरकार इसके ऊपर बहुत ही संवेदनशील है और इसके ऊपर जरूर काम करेगी। चलिए, आपके पास लौटूंगी मैं। पीयूष जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। हम जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन रहे हैं, क्योंकि वाकई में ये मुद्दा उठाने वाला भी है, क्योंकि महंगाई आम इंसान को तो लेकर डूबी रही, लेकिन गरीब शख्स का क्या, जो इतना ज़्यादा मेहनत करता है, ये मेरा सवाल था जिसका जवाब रमाकांत जी ने दिया। क्या लगता है आपको, कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना इनकी बात को समझा जा सकता है? देखिए, रमाकांत जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो वो सरकार को भी बहुत आलोचना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हमें भी और आपको भी, सबको जो है महंगाई जो है वो अखरती है, क्योंकि हमारी जेब से को काटती है निश्चित रूप से। लेकिन क्या ये बात वो अपने पार्टी में फोरम में कहेंगे, क्या वहाँ उठाएंगे, क्या ये बात कहेंगे वो? देखिए, एक मिश्रा जी ने एक बात और कही कि जहाँ बात हो रही थी कि इलेक्शन के पहले और अब जो है सिर्फ 80 पैसे बढ़ाया गया। देखिए, अभी समझिए इस बात को। देखिए, ये कहा जा रहा था कि चुनाव होते ही जो है 15 से 20 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन 15 से 20 रुपये एकदम से नहीं बढ़ेंगे, जनता इस पे जो उबल पड़ेगी। आप देखिए, थोक का भाव 25 रुपये बढ़ा दिया गया,
रिटेल में 80 पैसे बढ़ाया जा रहा है और प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। ये आते आते महीने के अंत होते होते आप देख लीजिए, गिन लीजिए आप कितनी तारीख है, उसी हिसाब से आप देख लीजिए कि 15 रुपये तक जो है, 10 से 15 रुपये जो है वो पेट्रोल और डीजल बढ़ जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।